देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश हो गया है। अब जाहिर सी बात है कि चुनावी राज्यों को उम्मीद रही होगी कि उन्हें कुछ तोहफा मिलेगा। तो क्या निर्मला सीतारमण के बजट में चुनावी छाप नजर आई है? अपनी इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी स्टाइल का बजट इस बार भी पेश कर दिया है। उनके पहले बजट से लेकर इस साल के 7वें बजट तक उन्होंने कभी भी किसी खास तबके के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिससे उससे संबंधित लोगों के चेहरे खिल जाएं। निर्मला सीतारमण अपने बजट में बड़े बड़े वादे करके ताली बटोरने वाली बड़ी योजनाओं की रूपरेखा कभी नहीं बनाई। इसका नुकसान ये होता है कि हर साल बजट आने पर देशवासियों में कोई उत्साह नहीं जगता है। पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अब देश की जनता में इस तरह का उत्साह जगाना प्रायोरिटी में आ गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद उपचुनावों में भी पार्टी की बहुत किरकिरी हुई है। अभी यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में देशवासियों के लिए ऐसा बजट होना चाहिए था जो लोगों में कुछ बड़ा होने या परिवर्तन होने की उम्मीद जगा सके। इससे उलट वित्त मंत्री ने बजट में ऐसे फैसले लिए हैं जो भाजपा के कोर वोटर्स को ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि देश में शेयर बाजार में निवेश करने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। देश में करीब 10 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं। शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों में करीब 90% लोग बीजेपी के हार्डकोर वोटर्स हैं। इस बजट में वित्त मंत्री ने सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर लगने वाले टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है। इसके साथ ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। जाहिर है कि शेयर खरीदने और बेचने वालों की आमदनी कम हो जाएगी। मंगलवार को बजट पेश होते ही बाजार ने जो रिएक्शन दिया था, शायद उसके मूल में यही कारण था। शेयर बाजार में पैसा लगाने वाला बंदा हर रोज वित्त मंत्री को कोसेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली शिकस्त ने यह साफ कर दिया था कि रोजगार का मुद्दा निर्णायक साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में हार के कारणों की समीक्षा में भी यही कहा गया कि पेपर लीक और रोजगार का मुद्दा ऐसा रहा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बन गया। सवाल यह है कि इस बार रोजगार को लेकर जो ऐलान किए गए हैं वो बेरोजगारी को दूर करने में कितना कामयाब हो पाएंगे। नौकरियां बढ़ाने के लिए बजट में जो ऐलान किए गए हैं उनके मुताबिक पहली बार नौकरी हासिल करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने की सैलरी सरकार उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। यानी इससे उन्हें नौकरी देने वाली कंपनियों पर भार कम पड़ेगा। इससे वो नौकरियां देने के लिए प्रोत्साहित होंगी। ये राशि 3 किस्तों में ट्रांसफर की जाएगी जो अधिकतम 15,000 रुपए तक होगी। इस स्कीम से फायदा 30 लाख युवाओं को मिलने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन क्या सिर्फ इंसेंटिव देने से कंपनियां भर्ती करेंगी? होगा इसका उल्टा। कंपनियां इंसेंटिव के रूप में रकम भी हजम कर जाएंगी और रोजगार भी नहीं मिलेगा। रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योग धंधों के विकास और लोगों की खरीद क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। देश में लगातार आम लोगों की खरीद क्षमता घट रही है। ऐसे में उद्योग धंधों के लिए भी मुश्किल हो सकती है। जब उत्पादन की डिमांड ही नहीं होगी तो उद्योगपति प्रोडक्शन ही क्यों करेगा? जब प्रोडक्शन घटेगा तो 3 महीने के इंसेंटिव के भरोसे नौकरी कौन देगा? महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी राज्यों को बजट से बहुत उम्मीदें थीं, पर इन राज्यों के लिए मिलना तो दूर कोई उम्मीद भी नहीं जगी है। लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के वोट छिटकने की चिंता भी नजर नहीं आई। अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोई खास योजना भी नहीं दिखी। उम्मीद की जा रही थी कि उपचुनावों और 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में सरकार चुनावी राज्यों के लिए अपना खजाना खोल देगी। बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का ऐलान किया गया है। जनजातीय समुदायों के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए शुरू किए जा रहे इस अभियान के तहत जनजातीय परिवारों को सरकारी योजनाओं के संपूर्ण कवरेज का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जनजाति बाहुल्य 63,000 गांवों को शामिल किया जाना है और 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे। जनजाति बाहुल्य झारखंड की कुल आबादी में करीब 27% भागीदारी जनजातियों की है। ऐसे में इस योजना का लाभ भी झारखंड को मिलने की उम्मीद की जा सकती है। पर यह योजनाएं पार्टी की ब्रांडिंग ही नहीं कर पाती हैं।
जनता ये मानकर चलती है कि ये सरकारी योजनाएं हैं, ये तो मिलना ही था। अगर इनकी जगह पर कोई लोन, कोई छात्रवृत्ति, कोई सहायता जैसी योजना शुरू की गई होती तो उसकी बात अलग होती। इसी तरह चुनावी राज्यों में कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा हो सकती थी। हरियाणा और महाराष्ट्र में किसानों के वोट बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय जनता पार्टी की जरूरत थी कि किसानों के लिए बजट में कुछ ऐसी घोषणाएं की जाएं जिससे उन्हें अपनी जीवन शैली में बदलाव होने की कुछ उम्मीद जग सके। सरकार ने कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। वित्त मंत्री ने उत्पादन बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा का ऐलान करते हुए यह भी कहा है कि 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। दरअसल बजट में हुए फैसले कृषि उत्पादन बढ़ाने वाले हैं, पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को पैदावार बढ़ाने से क्या मिलेगा जब तक फसलों के बिकने की व्यवस्था नहीं होगी। फसल अधिक होने से किसान उसे औने पौने बेचेगा या घर पर रखकर सड़ाएगा। बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ करने के वादे किए गए हैं, पर कोई भी एक वादा ऐसा नहीं है जो किसानों के प्रत्यक्ष लाभ तक पहुंचता हुआ दिख रहा हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।